प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछली क्लास में हमने रीतिकाल के रीति सिद्ध और सबसे प्रसिद्ध कवि बिहारी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी रचना के बारे में हमने चर्चा की थी। रीतिकाल में हमने देखा था 3 तरह के कवि हैं, 3 तरह के साहित्यकार हैं। उनमें रीतिबद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं और रीति सिद्ध कवि हैं। तो बिहारी को जो विद्वान है उन्होंने रीति सिद्ध कवि के रूप में माना है, क्योंकि बिहारी को रीति का संपूर्ण ज्ञान था। रीति का तात्पर्य यहाँ है काव्यांग निरूपण से, किसी काव्यांग के बारे में सिद्धांतों का निरूपण करना और उनको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना, ये रीति निरूपण ही रीति के रूप में जाना जाता है। अब बिहारी के बारे में आज हम उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनका काव्य में क्या है, किस प्रकार की रचना उनकी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था कि बिहारी ने मात्र एक ही रचना की है और उसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। कोई विद्वान 719 दोहे मानते हैं। तो इतनी से कम और इतनी छोटी रचना के द्वारा किसी कवि को महाकवि और किसी काल विशेष का प्रतिनिधि कवि मान लेना उसकी रचना की जो महत्वपूर्ण सिद्ध करती है। तो उनके काव्य में ऐसा क्या वर्णन है और उनकी काव्य की विशेषताएं क्या क्या है, उनका भाव पक्ष कैसा है, कला पक्ष कैसा है, इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि उनकी जो आगे जो संकलित अंश हैं उनको समझने में आसानी रहे। तो बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उनके काव्य में जो सतसई है उसमें वैसे तो 3 तरह के दोहे मिलते हैं। मुख्यतया उन्होंने दोहों की रचना की है, बीच बीच में कुछ सोरठे भी आते हैं। तो बिहारी के जो काव्य सतसई है उसमें नीति के, भक्ति के और श्रृंगार के 3 तरह के दोहे हैं। बाकी मुख्यतया जो उन्होंने रचना की है वो श्रृंगार में ही की है। श्रृंगार के दोनों अंग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों में ही उनकी दृष्टि रमी है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार ही हम मानेंगे। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखें कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नट जाए। श्री कृष्ण से बतरस यानी बातों का रस प्राप्त करने के लालच में गोपियों ने उनकी या राधा ने उनकी मुरली को छुपा लिया। कभी सौगंध खाकर कहती है, कभी भौहों से हंसती है, कभी देने की कहती है और कभी वापस मना कर देती है। तो इतना सुंदर और गतिशील वर्णन संयोग का बिहारी ने किया है। ये एक वानगी मात्र है, बहुत सारे उनके उदाहरण हैं, दोहे हैं जिनमें उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण श्रृंगार के संयोग पक्ष का किया है। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है।
विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। इति आवत चली जात उत चली च सातक सात चली ढोरे सी रहे लगी उशासन सात। इतना उन्होंने इसका वर्णन किया है कि जैसे घड़ी का पेंडुलम इधर उधर होता है, उसी तरह उनकी बिहारी की जो नायिकाएं हैं वो भी विरह के कारण इतनी कमज़ोर हो गई है कि सांस लेने में ही वो इधर उधर होती है। तो ये सब ऊहात्मक वर्णन भी इन्होंने किया है। ऐसा माना जाता है कि ये सूफी काव्य में जो ऐसा वर्णन किया जाता है उसका प्रभाव इनके ऊपर भी माना जाता है। बिहारी का जो संयोग और वियोग वर्णन है उसमें इनका जो अच्छा वर्णन माना जाता है वो संयोग का माना जाता है। विरह वर्णन में ऊहात्मक पद्धति अपनाई गई है। उनके ऐसे कुछ वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण भी है, फिर भी कुछ स्थल मार्मिक है। इसी तरह ये जो दोहा है वो है इसी तरह एक नायिका विरह व्यथा से संतप्त रहती है। बिहारी ने उसके वियोग की स्मरण दशा का मार्मिक चित्रण किया है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अजो वह उही जमुना के तीर। बिहारी ने वियोग श्रृंगार के परिपाक के लिए प्राकृतिक उपादानों का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी कवियों की ऊहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब उस गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। कैसे कि होंघाई सीसी सुलग्गी विरह विथा बिलसात बीच ही सूखी गुलाब को छींटो हुयोन गात। जैसे ही गुलाब जल छिड़का तो एक छींटा भी उसके शरीर पर नहीं पड़ा और बीच में ही वह गुलाब जल सूख करके भाप बन करके उठ गया। ऐसा ऊहात्मक चित्रण बिहारी ने किया है। तो ये इनके हमने देखा कि इनका जो वर्ण विषय है उसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस का वर्णन है, जिसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन है। और इसके साथ ही इनका जो कहीं कहीं पर है भक्ति और नीति की के वर्णन भी इनमें है। अगली विशेषता हम इनकी देखते हैं भक्ति भावना। बिहारी वैसे तो मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। जैसा कि हमने देखा था बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और वहाँ राधा कृष्ण की युगलोपासना की परंपरा है। तो बिहारी ने भी जगह जगह एक तरह से कृष्ण और राधा को नायिका मान करके वर्णन किया है और प्रत्यक्ष रूप से जो भक्ति के दोहे हैं वो यदा कदा ही है सत्सई में, फिर भी मंगलाचरण के रूप में उनका दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। हे चतुर राधा मेरी इस संसार रूपी बाधा का हरण करो, जिनके तन की छाया पड़ने पर श्याम हरित दूती यानी प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने सीधे सीधे श्री कृष्ण की वंदना नहीं करके राधा की वंदना की है। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। मीतन नीति गलित है यह जो धन धरिए जोर। हे मित्र, धन जोड़ने की नीति कोई गलत नहीं है, लेकिन खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए करोड़। अगर खाने और खर्च करने के बाद में कुछ बचता है तो करोड़ों जोड़ो, उस जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाने और खर्च करने के बाद। तो इस प्रकार से उन्होंने और भी कई सारे दोहे लिखे हैं।
नल की और नर नीर की गति एक कर जोई, जय तो नीचे वह चले ते तो ऊंचो होई। तो इस प्रकार के नीति के भी उन्होंने दोहे लिखे हैं। इसके बाद उनके काव्य में जो मुख्य विशेषता आती है वो है प्रकृति चित्रण की। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्र देखिए, कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृग भाग। देखो, गर्मी के कारण अहि यानी सर्प, मयूर, मृग और बाघ ये एक साथ रहने लग गए हैं। जगत तपोवन सो कियो, जगत को तपोवन बना दिया है। दीर्घ दाग निदाग, अत्यधिक भयंकर गर्मी ने इस जगत को तपोवन बना दिया है, जहाँ सभी अपने अपने स्वभाव को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। बहुज्ञता, बिहारी की ये अपने आप में अनुपम विशेषता है कि बिहारी बहुज्ञ थे। बहुज्ञ का तात्पर्य होता है उनको कई तरह का ज्ञान था। बिहारी को ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण उनका ये दोहा देखिए, कहत सबे बेंदी दिए हागु 10 गुणों होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगिनुत बढ़त उदोत। यानी एक बिंदी अगर हम लगा दें किसी संख्या के आगे तो वह 10 गुना हो जाती है। जैसे 1 के आगे 10 लगा देंगे तो 10, 2 के आगे एक शून्य लगा देंगे तो 20। तो अगर किसी के आगे एक बिंदी लगा दी जाए तो उसका जो मान है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तिये यानी उस स्त्री के ललाट पर बेंदी लगा देने से अनगिनत बढ़त दो, तो उसका तो जो सुंदरता है वो अनगिनत अनगुना बढ़ गई है। तो इतनी सुंदरता उसमें है। तो इस प्रकार से बिहारी ने बहुज्ञता का जगह जगह अपने दोहों में वर्णन किया है और उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने किया है, जिससे उनकी रचना में और भी चमत्कारिकता, सरसता और विद्वत्ता झलकती है। अब हमें आगे देखते हैं तो बिहारी की भाषा पर बात करें तो बिहारी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग अपने सतसई में किया है। इसमें सुर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। जैसे सूरदास की भाषा है वैसी ही भाषा हमको बिहारी में भी देखने को मिलती है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से जहाँ बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी के शब्द अगर आए हैं तो उनका प्रयोग कवि ने किया है, लेकिन वो खटकते नहीं हैं, रस में कहीं बाधक नहीं है। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उसमें एक भी शब्द भर्ती का प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया है। एक शब्द को भी हटा देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है और पूरा का पूरा जो भाव है वो अस्पष्ट हो जाता है। अर्थात उन्होंने एक भी फालतू का शब्द नहीं रखा है। बिहारी ने अपनी भाषा में कई कई मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। जैसे मूड चढ़ाए हो रहे, फ्रियो पीठ कच बहारू, रहे गिरिए परि राखी वो तो ये पर हार। मूड चढ़ाना, ये पर हार रखना, ये मुहावरे हैं। तो इनका भी, मुहावरों का भी यथासंभव उन्होंने प्रयोग किया है। अब शैली के बारे में बात करें तो बिहारी के अनुसार, विषय के अनुसार बिहारी ने शैली का प्रयोग किया है। बिहारी के काव्य में 3 प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। पहला है माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। ये श्रृंगार के दोहों में हमको मिलती है, माधुर्य गुण से युक्त व्यंजना प्रधान शैली। दूसरी है प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली। ये भक्ति तथा नीति के दोहों में है। शीश मुकुट कटकासनी और राजत उर्माल, यही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। इस प्रकार के प्रसाद गुण से युक्त भक्ति और नीति के दोहे उनके हैं। चमत्कारपूर्ण शैली, दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि का जहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है, अपने ज्ञान का, अपनी बहुज्ञता का प्रयोग जिन दोहों में किया है, वहाँ उनकी शैली चमत्कार पूर्ण हो गई है।
तो इस प्रकार से उन्होंने तीनों तरह की शैलियों का प्रयोग किया है। रस की अगर बात की जाए तो यद्यपि बिहारी के काव्य में शांत, क्योंकि भक्ति रस है तो शांत भी आता है, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिल जाते हैं, किंतु आप जानते हैं कि उनका मुख्य रस तो कौन सा है? श्रृंगार रस ही है। और श्रृंगार में भी दोनों संयोग और वियोग श्रृंगार का उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से प्रयोग किया है और उसमें उनको सफलता भी मिली है। छंद की अगर बात करें तो हम बिहारी के काव्य में मुख्य रूप से उन्होंने अपनी जो दोहे दोहे छंद में अपनी बात कही है बिहारी सतसई में कि मुख्य रूप से दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन बीच बीच में सोरठा भी हैं। बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। अलंकार की बात करें तो अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं, बहुत चतुर हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अन्योक्ति में तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हयाल। सांगरूप रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। सांगरूपक का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए। स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन्नु मार। राजा जयसिंह जब औरंगजेब के कहने से दक्षिण में हिंदू राजाओं का दमन करने गए तो उन्होंने ये अन्योक्ति लिखकर उनको दी और उनको एक बाज के माध्यम से समझाया कि न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न तुम्हें कोई सुकृत पुण्य मिलेगा, और श्रम वृथा, तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। देख विहंग विचार, हे बाज पक्षी तू विचार कर, इन विहंग को देख कर के विचार कर। बाज पराए पानी पर, हे बाज पक्षी तो दूसरे के पानी यानी हाथ पर बैठ करके इन पक्षियों को क्यों मार रहा है। इतनी सुंदर उक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने जयसिंह को जागरूक किया, उनको हिंदू राजाओं की ओर को के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी के काव्य में एक मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं भी हमको मिलती है, क्योंकि उनकी जो रचना है बिहारी सतसई वह मुक्तक रचना है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने पूर्ण भाव के व्यक्त करता है, उसमें रसोद्रेक की पूर्ण क्षमता होती है। मुक्तक का प्रत्येक पद्यांश पूर्वापर संबंध रहित अर्थात स्वतंत्र होता है। इसमें समाज शैली एवं कल्पना की समाहार शक्ति दिखाई देती है। भाषा में कोमलता, प्रखरता, गंभीरता एवं लालित्य रहता है। बिंबमयता एवं नाद सौंदर्य का भी समावेश किया जाता है। कवि की कल्पना का चमत्कार एवं व्यंग्यात्मकता की प्रखरता इसकी दूसरी विशेषता होती है। तो बिहारी के काव्य में मुक्तक की सभी विशेषताएं मिलती है। उसमें कल्पना की समाहार शक्ति भी है, बिंबात्मकता एवं नाद सौंदर्य भी हमको मिलता है, कलात्मक एवं व्यंग्य वैभव भी मिलता है, भाषा की सामासिकता भी मिलती है। बहुत कम शब्दों में अत्यधिक बात कहना भाषा की सामासिकता है। इसीलिए तो बिहारी के काव्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। समाज शैली का एक उदाहरण देखिए। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। कहते हैं, मना करते हैं, नायक और नायिका किस प्रकार से भरे भवन में ही बात कर रहे हैं। कहते हैं, फिर मना करते हैं, री जाता है नायक, फिर नायिका खींच जाती है, मिलते हैं, एक दूसरे प्रसन्न होते हैं और फिर लज्जित हो जाते हैं।
इस प्रकार से बड़े भवन में करते है नैनन ही सो बात, नैनो ही नैनों में, नेत्रों ही नेत्रों में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं साहित्य में स्थान। बिहारी की सतसई का और बिहारी का साहित्य में क्या स्थान है, इसको इस तरह से हम बता सकते हैं कि रीति काल में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन रीति काल का जो प्रतिनिधि कवि हैं वो बिहारी को ही माना जाता है। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं होता, गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई और अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित्व, छप्पे, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया यानी सतसई के दोहरे यानी दोहे ऐसे हैं जैसे नावक के तीर। नावक एक बाण बनाने वाला, छोटे बाण बनाने वाला, उसके तीर होते हैं। देखने में तो वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन घाव करे गंभीर, लेकिन वो घाव बहुत गहरा बनाते हैं। तो उसी प्रकार बिहारी के दोहे हैं, जो छोटे जरूर है लेकिन बात बहुत बड़ी करते हैं। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की ये उक्ति बड़ी सार्थक है। उन्होंने कहा है कि यदि सूर सूर हैं, तुलसी शशि हैं और उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। अर्थात एक उक्ति कही गई है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। यानी सूरदास जी सूर्य के समान है, काव्य संसार में सूरदास जी सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है, और केशव दास जी उडगन यानी नक्षत्रों के समान है, तारागणों के समान है। अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि तो जुगनुओं के समान हैं, जो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, थोड़ा बहुत उनका प्रकाश होता है। लेकिन बिहारी के विषय में उन्होंने कहा है, राधा कृष्ण दास जी ने, कि बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है। पीयूष यानी अमृत की, वर्षी यानी वर्षा करने वाले, मेघ यानी बादल के समान है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है, अर्थात छिप जाता है। जैसे ही बादल छाते हैं तो न तो चंद्रमा का प्रकाश रहता है, न सूर्य का प्रकाश रहता है, और न तारागण दिखाई देते हैं, अर्थात सभी का प्रकाश मंद हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे जो अधिक महिमा है वो बिहारी की उन्होंने प्रकट की है, कि बिहारी की जो सतसई है उसका प्रकाश बहुत अधिक, अर्थात उसका महत्व हिंदी साहित्य में अत्यधिक है, उसको किसी भी अन्य रचना से कम नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार हमने आज की क्लास में बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब हम अगली क्लास में उनके काव्य जो बिहारी सतसई से हमारे पाठ्यक्रम में जो दोहे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।